अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में है। लास्ट हमने क्या देखा, पार्टीशन फंक्शन को समझा, फिर हमने ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को समझा। तो आज हम देखेंगे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है जनाब। तो आपके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मुख्तलिफ होती है लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। मैंने एटम्स का लफ्ज नहीं बोला। क्यों? क्योंकि एटम के पास रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होता ही नहीं है, वहां पे सिर्फ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन होगा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिहाज से। तो हम कहेंगे कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन तीनों होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसलेशनल भी हमने पढ़ लिया, आज रोटेशनल पढ़ेंगे और कल फिर हम वाइब्रेशनल देखेंगे। ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल दो तरह के हम देखेंगे, अगर लीनियर है तो उनमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी और अगर नॉन लीनियर है तो फिर उनमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। तो मैं आज का टॉपिक सिर्फ लीनियर के लिए रखेंगे जहां पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास। तो लेट्स से हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उसमें मैंने एक लफ्ज, अब देखो देखो लास्ट लेक्चर्स के लिहाज से तो ये जी लिखा मैंने। अब ये जी लास्ट लेक्चर में तो नहीं लिखा था मैंने स्टैटिस्टिकल पार्टीशन फंक्शन के अंदर। वजह क्योंकि वहां पे जब ट्रांसलेशनल की बात हो रही थी तो जी आपका 1 रहेगा वहां पे। ठीक है, यानी आपके पास एक ही क्वांटम स्टेट होगी, यानी जिसमें एक ही एनर्जी चल रही होगी। अब आपके पास यहाँ पे अगर आपसे जी पूछा जाए क्या है तो आपने कहना है स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर है जो रोटेशनल एनर्जी के लिए है। आप इसे डिग्री ऑफ डीजेनरेसी भी कह सकते हो, और अगर डेफिनेशन बोले तो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैविंग द सेम एनर्जी, तो उसे हम डिग्री ऑफ डीजेनरेसी बोलते हैं। ओके होगी बात। तो ये एक चीज बीच में नहीं थी, बाकी फार्मूला तो सारा वही है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कैपिटल टी टेम्परेचर है, ई एनर्जी है, और आपने जो एनर्जी स्टेट्स ली हैं वो 0 से इन्फिनिट ली हैं, यानी तमाम पॉसिबल जो स्टेट्स बन सकती थी वो आपने कंसीडर की हैं। ओके होगी बात। अब जो स्टैटिस्टिकल फैक्टर है जो रोटेशनल एनर्जी में होगा वो आएगा 2J+1। जे यहाँ पे क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सॉन जा सकती है इंफिनिटी तक। तो अब आप क्या बोलोगे कि अगर मैं जे 0 करता हूं तो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी 1 आ जाएगी, यानी एक क्वांटम स्टेट्स जो सेम एनर्जी वाली। अगर आप जे की वैल्यू 1 रखते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी डीजेनरेसी 3 आ जाएगी, यानी 3 क्वांटम स्टेट्स होंगी सेम एनर्जी वाली। बात समझ आ गई? तो अब इसी तरीके से जी तो मुझे पता लग गया, जी का फार्मूला ये मैंने इक्वेशन ए के रूप में लिख दिया है। अब अगर मैं कहूं रोटेशनल एनर्जी की बात करो तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर रिजिड मोटर क्वांटम आपके पास मैकेनिकल मॉडल है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को आप समझो कि वो रिजिड रूटर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक हो गया। तो वहां पे जो हमारी डेरिवेशन थी वो थी J+1। जे यहाँ पे वही रोटेशनल क्वांटम नंबर चल रहा है, h² 8π²I। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला m होता है। चूंकि अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमें रिड्यूस मास पे जाना पड़ेगा। तो आपके पास रिड्यूस मास का फार्मूला m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगा। तो यहाँ पे म्यू मैंने लिख दिया। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ठीक होगी बात। वैसे आर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर दूरी होती है जहां तक आपने पॉइंट लिया होता है। तो जनाब अब आपको आई का मालूम है, इस ये एनर्जी का फार्मूला आ चुका है। तो ए और बी जो दोनों है ये अगर आप इक्वेशन 1 में प्लेस कर दो, यानी जी की वैल्यू भी लगा दो, ई की वैल्यू भी लगा दो। मैंने इनके कलर इसीलिए हाईलाइट किए थे कि मुझे इनकी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करनी है। तो वो मैंने यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ये वही फार्मूला इक्वेशन 1 वाली है। अब आपने ए की वैल्यू भी लगा दी, बी की वैल्यू भी लगा दी, तो ये इक्वेशन 2 आ चुकी है मेरे पास। अब क्या है कि जनाब जब आपके पास बहुत सारी रोटेशनल स्टेट्स ऑक्यूपाई हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर का प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा होता है सेपरेशन बिटवीन नेबरिंग स्टेट्स। सादा सादा लफ्जों में बोलूं तो आपके पास ये स्टेट्स क्लोजली स्पेस्ड होना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के इंतहाई करीब होनी शुरू हो जाती हैं। तो हम कहेंगे कि पार्टीशन फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर दो इंटीग्रल पैटर्न पे। तो मैंने किया कि 0 से इंफिनिटी की इंटीग्रल ली, ये फार्मूला सारा अब यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपने ये जो 8πI² था ऊपर लिखा हुआ था उठा के मैंने नीचे कर दिया है।
यहाँ पे ये फार्मूला कब होगा आप, यानी समेशन से इंटीग्रेशन में कब जाएंगे, जब ये वाली शर्त आपकी पूरी होगी कि जब आपके पास के बी टी बड़ा होगा किससे, एच स्क्वायर ओवर 8 पाई आई स्क्वायर से, सॉरी 8 पाई स्क्वायर आई से। अच्छा, तो अब जनाबे वाला क्या है कि आपने यहां से ये जो फैक्टर था इसमें कुछ चीज कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट 8 पाई स्क्वायर आई के टेम्परेचर, तो सारे को बीटा कह देते हैं, तो वो मैंने बीटा के रूप में लिख दिया है। अब आप देखो कि मैं सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं, जे इंटू जे प्लस वन को मैं एम कह रहा हूं, डीएम देखो तो जे स्क्वायर प्लस वन बनना था, तो इसका डेरिवेटिव उठाते तो 2j प्लस वन इंटू डीजे आ जाना था। तो क्या मेरे पास 2j प्लस वन डीजे मौजूद है, तो क्या मैं इसे डीएम से रिप्लेस कर सकता हूं, जे इंटू जे प्लस वन को एम से रिप्लेस कर सकता हूं, तो ये इंटीग्रल इस रूप में आ जाएगा मेरे सामने। तो अब इस सारे का आप जनरल स्टैंडर्ड इंटीग्रल का आंसर समझते हैं, 1 ओवर बीटा के तौर पे लिखा जा सकता है। तो बीटा तो सारा मेरे पास ये पड़ा है, तो 1 इस सारे को वैल्यू प्लेस कर देंगे 1 ओवर के नीचे, तो वो बीटा की वैल्यू मैंने नीचे लगा दी 1 ओवर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई के टी, और ये नीचे वाला फैक्टर उठ के ऊपर चला जाएगा। तो ये पार्टीशन फंक्शन आ गया मेरे पास। कब, जब आप लीनियर मॉलिक्यूल सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। अब वो लीनियर मॉलिक्यूल चाहे डाइटॉमिक हो चाहे पॉलीटॉमिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पार्टीशन फंक्शन है लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। जब अगर नॉन लीनियर है तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा इसकी डेरिवेशन चेंज हो जाती है, फिर वक्त हम लीनियर मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आती है जिसे हम सिमेट्री नंबर कहते हैं, वो क्या, अब चूंकि रोटेशन आनी है तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन जो आपके मॉलिक्यूल को अनचेंज कर दें, यानी आपने रोटेशन दी वो वापस पहले वाली हालत में आ गया, पहले वाली शक्ल में आ गया, तो इसका मतलब कितनी ओरिएंटेशन ऐसी होंगी कि उसमें आपको बदलाव नहीं लगेगा। तो हमें वो सारी स्टडी करने की तो जरूरत नहीं ना है, क्योंकि वो तो रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी अगर मॉलिक्यूल में आपकी शक्ल वैसी की वैसी रह रही है रोटेशन पे। तो आप इसे ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन जो मॉलिक्यूल में रोटेशन के नतीजे में आपको मिलेंगी। यानी मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, आपको लगा कि ये तो पहले जैसी ही हालत है, पहले जैसी ही शक्ल है, तो वो जो तादाद होगी उसकी कि कितने मौके पे ऐसा होगा, वो चीज उसका क्या कहलाएगी, सिमेट्री नंबर कहलाएगी। तो इसका मतलब जो आपके पास अब ये ऊपर पार्टीशन फंक्शन बना था, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल के लिए हम एक ही फार्मूला बना देते हैं, मैं नीचे सिर्फ एक टर्म ऐड कर देता हूं, ये सिग्मा, ये आपका सिमेट्री नंबर है। अब आप इसे कहेंगे कि जो नंबर ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल की। अब हेट्रोन्यूक्लियर एटॉमिक डाइटॉमिक मॉलिक्यूल में सिग्मा 1 होगा, जबकि होमोन्यूक्लियर डाइटॉमिक मॉलिक्यूल में या सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल में इसकी वैल्यू 2 होगी। तो इसका मतलब हाफ रह जाएगा पार्टीशन फंक्शन। तो अब अगर इसकी फिजिक्स पूछे कोई मुझसे कि क्यों ऐसे है, तो फिजिक्स ये है कि आपका जो होमोन्यूक्लियर होता है उसके अंदर आप जब 180 की रोटेशन देते हैं तो वो पहले वाली हालत जैसा ही होता है, यानी 180 डिग्री देने के बाद आपको लगेगा इसमें तो रोटेशन आई कोई नहीं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ थर्मल एक्सेसिबल स्टेट्स आधी रह गई। किसके लिहाज से, जो हेट्रोन्यूक्लियर होता है, क्योंकि 180 की रोटेशन देंगे तो वो एक नई शक्ल में आया होगा, यानी वो डिस्टिंग्विशेबल स्टेट में होगा। तो हेट्रोन्यूक्लियर वो होंगे जो 180 की डिग्री की रोटेशन देने से एक नई शक्ल में, नई ओरिएंटेशन में सामने आ रहे होंगे, जबकि होमोन्यूक्लियर वो होंगे कि 180 की रोटेशन देने पे वो आइडेंटिकल होंगे पहले वाली स्टेट पे ही। तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें पार्टीशन फंक्शन आपका चूंकि 2 नीचे आना है ना, तो 1/2 हो जाएगा, तो हाफ रह जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था जिसे हमने रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के तौर पे देखा। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।